तो किस तरीके से समाज को धोखा दिया गया कि वारिस को लेकर के कि हमारा वारिस मेरे घर से नहीं होगा ना, वो हमसे 20 साल छोटा होगा, और सारा कथा कहानी करते 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 अपने घरे की तरफ बढ़ने। इन्होंने किसी चमार नेता को उभरने नहीं दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। ये पूरी प्लानिंग बता रहा हूँ। ये चमार बिरादरी पढ़ाकू और लड़ाकू अम्बेडकराइट बिरादरी है, लेकिन वो बिरादरी इनकी सारी चालों को समझ। सीधे सीधे आप शब्दों में बता रहा हूँ, जिसके दम पे सौदेबाजी चल रही थी वो इसी चुनाव में सौदेबाजी खत्म होने वाली है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं, और लखनऊ में इसलिए हूं क्योंकि कहा जाता है कि देश का जब राजा बनता है तो राजा का जो रथ है वो उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है। 80 सीट कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश की, और दिल्ली की गद्दी पर क्या मोदी जी तीसरी बार बनेंगे या फिर कुछ और होगा। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी जो बसपा सुप्रीमो हैं वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी। आचार संहिता लगने तक ये था कि जैसे ही आचार संहिता लगेगी वैसे ही मायावती जी घोषणा करेंगी कि हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये तय हो चुका है कि मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपने बल और बूते पर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। उन्होंने लगभग प्रत्याशी फाइनल कर दिए। मेरे साथ लखनऊ के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, आर वी सिंह साहब के आवास पर हैं, और मैं बारी बारी से एक एक करके सब लोगों से बातचीत करूंगा। और बातचीत सिर्फ इसी विषय पर होगी कि ऐसे में वो दलित समाज, और दलित समाज में भी जो खास जो जातियां हैं, खासतौर से जाट अब चमार जो जातियां हैं, वो किसको वोट करेंगी, क्या बसपा को वोट करेंगी। ऐसे दौर में जब दो ही पक्ष में वोट पड़ रहा हो, एक वो लोग हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो मोदी जी को लाना चाहते हैं, दूसरा वो पक्ष है जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जमहूरियत को बचाना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में तीसरे विकल्प की कहीं कोई गुंजाइश है। मायावती जो बार बार कह रही है कि हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे, तो अपने बलबूते लड़ करके वो किसको फ़ायदा पहुँचाना चाहती हैं, या खुद को या समाज को क्या देना चाहती हैं। तो मैं एक एक करके तमाम साथियों से बातचीत करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केसी भारती है। मैं एडी बेसिक पद से शिक्षा विभाग से अवकाश प्राप्त करके सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। जुड़े हुए। तो आप बेसिक कहाँ से रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर से आता हूं। तो जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जो मैंने भूमिका में कहा, क्या लगता है आपको कि ऐसे में दलित समाज में की जो जातियां हैं, जो खासतौर से चल पूरे दलित समाज की बात की जाए, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनको किसके लिए वोट करना चाहिए? इस समय जो स्थिति भारत के समक्ष खड़ी है वो संक्रमण की स्थिति है कि देश का संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और हमें एकजुट होकर के एक ही दल को और संविधान को बचाने के लिए हराना है। और इंडिया गठबंधन ही एक ऐसा एकजुट सभी विरोधी दलों का संगठन है। इसके माध्यम से हम जब तक इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनाएंगे, हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा। और वर्तमान में संविधान को ख़त्म करने की पूरी साजिश चल रही है। बसपा को वोट ना करे समाज, इसका मतलब फिर बसपा का जो मिशन था आज के 5 साल पहले, वो अब मिशन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जितने भी जुड़े हुए फाउंडर मेंबर से लेके जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे, सबको निकाल करके बाहर कर दिया गया, उनका अपमान किया गया, और आज कोई भी बसपा के नाम पर जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। सारे बुद्धिजीवी वर्ग सपा और कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और आज का दिन है कि सभी लोग इसी इंडिया गठबंधन के ही पक्ष में खड़े हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़े हो आप, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट करिए। हाथी चुनाव चिन्ह लोगों के मन मस्तिष्क में, लोग फिर आपसे कहेंगे कि गद्दार हैं साहब, समाज को गुमराह कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि मायावती जी प्रधानमंत्री बने, आप चाहें तो मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ऐसा है कि मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती हैं, वो केवल दिखावा करना चाहती हैं। इंडिया गठबंधन में अगर आती, सभी मिलजुल करके एक साथ गठबंधन के साथ अगर हम लोग अगर लड़ाई लड़ते तो स्वाभाविक रूप से हमारी विजय होती। और जो हमारा मूल आधार बेस वोट है बसपा का, उस बेस वोट 3 भागों में बटा हुआ है। एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ बीएमपी के साथ है, यानी वामन मेश्राम जी के साथ आ रहा है। दूसरा जो है वो युवा जो जितने पीढ़ी के लोग हैं वो चंद्रशेखर रावण के साथ आ रहे हैं। और जितने भी गांव के हमारे अनपढ़ गंवार जो शुरू से ही बसपा की असली स्थिति और नीयत को नहीं जान रहे हैं, वो लोग शायद बसपा को वोट करें।
बाकी इस समय बसपा का जनाधार धीरे धीरे खिसक रहा है। विगत चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, तो कुल मिलाकर के केवल बसपा को 12.9% वोट प्राप्त हुआ था। आज वो वोट प्रतिशत गिर करके 5% भी नहीं बचा है। 5% भी नहीं बचने वाला है 2024 के चुनाव में, ये कहना है। कुछ और एक साथी हैं। सर क्या नाम है, परिचय के साथ थोड़ा बताइए आप। सर मेरा नाम काशीनाथ राम है, मैं बलिया से रहने वाला हूँ और मैं काफ़ी जो है बहन जी से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस वक्त ये पोजीशन। बहन जी से कैसे जुड़े हुए थे आप? समाज के होने के नाते मैं नौकरी भी करता था, साथ में सहयोग भी था कि बसपा के मैं समर्थक था। लेकिन आज की तिथि में मैं ये देख रहा हूँ कि हरिजन समाज के चमार का जितना वोट है 3 वर्गों में बटा हुआ है। 52 में श्याम जी के यहाँ, रावण जी के यहाँ, और तीसरा कुछ गरीब तबके के लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों से बसे हुए वो बहन जी के पास हैं, जिसके आधार है कि इनका प्रतिशत घटते हुए बहुत नीचे आ चुका है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो है इंडिया गठबंधन की तरफ जाने को सोच रहे हैं। उनको हम लोग जा करके संविधान बचाना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए लोग कहते हैं कि क्या दिया है कांग्रेस ने? कांग्रेस जगजीवन राम गद्दार, कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हराया, बहुत सारे सवाल कांग्रेस पर आरोप लगाते। और ऐसे में आप ये कहें कि अब हमको कांग्रेस को वोट करना चाहिए, दलित समाज को, तो फिर तो काशीराम वाली बात कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। सन 47 के बाद जो भी देखा जाए, अंग्रेज़ों के बाद जो है कांग्रेस का ही राज था। काफ़ी दिनों तक गरीबों का मसीहा कांग्रेस ही थी। हर तरह से उन्होंने मदद किया, नौकरी से लेकर के, आवास से लेकर के, ज़मीन से लेकर के, सारे वर्ग को जो कांग्रेस ने किया। बाद में सपा बसपा बनने के बाद कांग्रेस की छिन भिन हो गई। आज फिर कांग्रेस उबाड़ में आ गई है और सपा सारी चीज़ें इंडिया गठबंधन पर मिल करके एकजुट हुए हैं। इसलिए अब हम लोग गठबंधन के तरफ, कांग्रेस या सपा को, दोनों को वोट दे करके हम इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना हम लोग चाहते हैं। बीजेपी को हराना मेन उद्देश्य है या कांग्रेस को मजबूत करना मेन उद्देश्य? संविधान अगर बचाना है तो बीजेपी को हराना है और इंडिया गठबंधन को वोट करना है जी। कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहन जी अब प्रधानमंत्री बनने से रह चुकी हैं। वो केवल घर में रह कर के फतवा जारी करते हैं, कभी किसी मीटिंग को नहीं करती हैं, किसी कार्यकर्ता के पास नहीं जाती हैं और किसी अपने कैंडिडेट को अपने पास से मजबूती धन दे करके लड़ाना नहीं चाहती हैं। इस वजह से बसपा का ग्राफ बहुत नीचे गिर चुका है। आप कह रहे हैं कि बसपा का ग्राफ नीचे गिर चुका है, दिख भी रहा है, कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आप तमाम लोगों को मिलकर के, अपनी पार्टी है काशीराम साहब ने बनाई, गांव-गांव घूमे, साइकिल से तमाम कैडर तैयार किया, और तो आपको अपनी ही पार्टी को मजबूत करनी चाहिए, बहन जी के साथ बैठ करके सलाह मशवरा करनी चाहिए, कहाँ कमी हो रही है उस पर विचार करना चाहिए। बहन जी किसी की बात को सुनने वाली नहीं है, वो अपने मन को करती हैं, जिसके वजह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि सारे नेताएँ, जितने नेता थे, सारे पार्टी छोड़ करके या तो कांग्रेस में चले गए या बीजेपी में चले गए या सपा में चले गए, जिसके इनकी झोली खाली हो चुकी है। इनके पास कोई नहीं है, केवल एक मुस्लिम बिरादरी को केवल वोट के ताने बुने बुन करके उनको सीट पर खड़ा कर रहे हैं। इसलिए सपा को हराएंगी या कांग्रेस को हराएंगी, इनकी यही एक नीतियाँ हैं। लोग कहते हैं कि मायावती जी जो है वो अकेले चुनाव लड़के बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। कुछ नहीं, इनके पास 10 मेंबर पार्लियामेंट थे, आज की तिथि में सारे लोग भाग चुके हैं। इनके पास कोई भी आदमी टिकने को तैयार नहीं है। इस वजह से मायावती जी के पास एकदम ग्राफ गिर चुका है। अब उम्मीद है कि 4 या 5% ही इनका जो शेड्यूल कास्ट को वोट रह जाएगा, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में इनको सरकार बनने की उम्मीद अब नहीं दिखाई देती है। ये वो बुद्धिजीवी वर्ग है जो तार्किक सोच रखता है, और हालांकि जब ये वीडियो जाएगा तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से कयास लगाएंगे, लेकिन मैं लोगों से बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि इनके पास राजनीतिक सोच है, चेतना है, और ये लोगों के बीच में जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ से जो बातें और जो चीज़ निकल करके आती है वो फिर यहाँ बैठ करके साझा हम लोगों ने करें। मैं अगले मेहमान के रूप में आरबी सिंह साहब हैं। सिंह साहब थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहे हैं और अपना बिजनेस भी है और समाज मूवमेंट में भी रहे, काशीराम साहब के साथ भी आपने काम किया है। दो हमारे जो पैनलिस्ट थे जो बात इन्होंने कही, आपको लगता है कि ये सही हैं, समाज को जो है वो संविधान खतरे में है? आप मानते हैं संविधान खतरे में? देखिए ऐसा है कि इस समय स्थिति ये है कि जो चमार बिरादरी है,
चमार बिरादरी बहुत बुद्धिजीवी बिरादरी है, आपको बताएं। ये हमेशा से लड़ाकू बिरादरी रही है और ये बुद्ध अम्बेडकर को खूब बारीकी से समझा है। बहुत तर्कशील समाज है, तो अब वो तर्कशील होने के नाते वो हर पहलुओं पे तर्क करेगा ना। अब जैसे बहन जी जो भी आपको आर्गूमेंट दे रही हैं, कह रही हैं, उसको भी वो मूल्यांकन कर रहा है, जान लीजिए। वो तौल रहा है कि वो शुरू से 20 सालों से मैं जानता हूँ, मैं नज़दीकी थोड़ा रहा कैडर में, तो इस सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ किस तरीके से समाज को धोखा दिया गया कि वारिस को लेकर के कि हमारा वारिस मेरे घर से नहीं होगा ना, वो हमसे 20 साल छोटा होगा, और सारा कथा कहानी करते 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 अपने घरे की तरफ बढ़ने लगी। और ये समाज मूल्यांकन कर रहा था, अभी तक तो वो बर्दाश्त किया। आकाश आनंद को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, तब तक वो बर्दाश्त किया, इसलिए किया कि चलो बना लिया, ठीक है। एक बात से वो बहुत गुस्से में रहा था, शुरू से गुस्से में है कि इन्होंने किसी चमार नेता को उभरने नहीं दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। ये पूरी प्लानिंग बता रहा हूँ। ये आपको बता दूं कि जितने भी जिलाध्यक्ष बने, कोऑर्डिनेटर बने, वो करीब करीब सब चमार बने। तो ये जानबूझ करके वो इस तरह से बनाती थी कि एक मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाएंगी, फिर 2 साल के बाद उसको उठा के 2 मंडल दूसरे एरिया में भेज देती थी, फिर वो 2 साल के बाद वो 3 मंडल का बना देती थी, फिर वो चौथे स्टेप में क्या करती थी कि वो ऐसे जगह भेजती थी, वो 4 राज्य सेलेक्ट की थी, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, जहाँ पे हिंदी भाषा बोली नहीं जाती है और इनको अंग्रेजी आती नहीं है, और वो जानबूझ के वहाँ भेजती थी कि जाएगा तो इसका कैरियर खत्म हो जाए, और 1-2 साल के बाद वहाँ भी नहीं रखती थी कि वहाँ की भाषा ना सीख जाए। हाँ, ये बता रहा हूँ आपको। फिर वो ऐसे जगह भेज देती थी। तो इससे क्या होता था कि वो ये चेक करती थी, मथती रहती थी कि इनको कहीं टिकने मत दो, कि ये टिक जाएगा तो नेता बन जाएगा। और सारा ये जाल बुना गया केवल कि ये हमारी जो पार्टी है, हमारा सत्ता है, हमारे घर ही में रहे ना। और ये चमार बिरादरी पढ़ाकू और लड़ाकू अम्बेडकराइट बिरादरी है, लेकिन वो बिरादरी इनकी सारी चालों को समझ गई। आपको बता रहा हूँ, आज की डेट में वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। 80% बता रहा हूँ जो चमार बिरादरी, जिसके बल पे सौदेबाजी चल रहा था, अभी तक बता रहा हूँ आपको, सीधे सीधे आप शब्दों में बता रहा हूँ, जिसके दम पे सौदेबाजी चल रही थी, वो इसी चुनाव में सौदेबाजी खत्म होने वाली है, और इसके बाद कोई सौदेबाजी होगी भी नहीं, आपको बता रहा हूँ। मतलब इस चुनाव में आपको लगता है कि जो शेड्यूल कास्ट में खासतौर से चमार, जिस बिरादरी को आप कह रहे हैं जाटव चमार, वो मायावती का साथ छोड़ देगा? अरे साहब, एक बात बताइए, 50% नौकरियां ठेके पे दे दी गई, 50%। एक बार और बीजेपी आ जाएगी तो बचा हुआ 50% भी खत्म कर देगी। और शेड्यूल कास्ट में जो चमार बिरादरी है, जिसके दम पे बसपा खड़ी हुई थी, वह बिरादरी केवल नौकरी के बल पे उठा था। वो मिडिल क्लास जो तैयार हुआ था, तो इसलिए वो कांग्रेस की दी हुई नौकरियां थी। 1950 से लेकर के 2014 तक का मैंने आंकड़ा निकाला, 2 पीढ़ी मिला के 20 लाख नौकरियां कांग्रेस ने दिया था। जितना भी नौकरी, कोयला खदानों से लेके, रेलवे से लेके, सेल, भेल, ONGC, NTPC, भारत पेट्रोलियम, 20 लाख शेड्यूल कास्ट नौकरी पाया था। वो समाज तैयार हुआ, वह समाज जो तैयार हुआ वो बुद्ध अम्बेडकर को पकड़ लिया है, वह इनके झांसे में नहीं आएगा। आज संविधान बदला जा रहा है, वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था। अब बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान को हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है कि बाबा साहब हमारे थे, और उस संविधान को बदला जा रहा है। और संविधान बचाने में और संपत्ति बचाने में बीजेपी ने इनको 2 ही ऑप्शन दिया है, आप एक को बचा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मायावती के सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो संविधान को बचाएं या वो संपत्ति को बचाएं। तो मायावती ने संपत्ति को चुना, संविधान को नहीं चुना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश में आप घूम करके सर्वे कर लीजिए, पूरा दलित समाज कह रहा है, पूरा बहुजन समाज कह रहा है, पूरा चमार बिरादरी कह रही है कि 2 ही ऑप्शन में इन्होंने संविधान बचाना छोड़ करके संपत्ति बचाने को सिलेक्शन किया है। इसलिए ये चमार बिरादरी, जिसके दम पे बसपा चल रही है, जो ऑक्सीजन ले रही है, वो समझ गया है, अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, क्या कारण है सिंह साहब, थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमें कि जिस समाजवादी पार्टी से के साथ गठबंधन करके 10 सांसद बनाए, आज वो भी बेकार हो गई। जिस कांग्रेस ने 40 लाख नौकरियां दी, आज उसको भी गालियां मिल रही हैं। जिसको उसी कांग्रेस को 10 साल तक समर्थन भी दिया बसपा ने, मनमोहन सिंह सरकार को। जिस बीजेपी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, उसको भी, वो भी बेकार है। जब घर घर जा करके ब्राह्मण सम्मेलन किए गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, अब सब बेकार हो गए। तो बसपा, क्योंकि आप बसपा में रहे हैं, तो अब बसपा मायावती जी चाहती क्या है? सबके साथ दोस्ती रही है, सबके लिए वोट मांगे, सबसे समर्थन गठबंधन रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या है, समाज दोराहे पर खड़ा, मायावती जी कहने का नहीं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। कि
3 से 13% वोट मुस्लिम कैंडिडेट उतारें और छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करें। उनका मोटिव यह है कि 3 से 13% वोट यदि मेरे पास आ जाए, अब देखिए हम बता रहे हैं, यदि वो 20 लाख माने 20,000 करोड़ रुपया बीजेपी खर्चा कर दे तो इतना वोट नहीं बढ़ा पाएगी जितना कि बसपा को अलग लड़ा देंगे तो वोट कट जाएगा। ये आपको बता रहा हूँ आपको, 20,000 करोड़ रुपया बीजेपी खर्चा कर ले उतना वोट नहीं बटोर पाएगी 3 से 13%, समझ गए ना। जितना कि बहन जी को केवल अकेले समझा के चुनाव लड़वा देंगे तो वो, क्योंकि यही वोट इंडिया गठबंधन में जाएगा। और चमार इतना कैडराइज होता है कि वो बहन जी के कहने पे भी बीजेपी को वोट नहीं कर सकता है, जान लीजिए आप। ये तो देखा गया अभी जो घोसी का उपचुनाव हुआ था, बसपा की तरफ से कहा गया था कि नोटा पर वोट डालें, लेकिन लोगों ने नोटा पर वोट नहीं दिया बहन जी के कहने पर। और कई जगह दिल्ली में देखा गया, दिल्ली में कई बार कहा गया मायावती जी की तरफ से कि नहीं हमारा समर्थन को है, लेकिन प्रत्याशी वोटर ने अपने तरीके से वोट दिया है। तो वोटर इतना तो समझदार है। एक्चुअली क्या है कि वो ये बात को जानती है, ये कांसीराम साहब ने इतना कैडर दे दिया है और इतना लाखों की संख्या में लोग तैयार हो गए हैं। और देखिए ताजुब की बात, वो पे बैक टू सोसाइटी के तहत जो पढ़ा लिखा तबका चंदा दे करके बसपा को खड़ा किया, उसका अपमान किया गया, उसका सम्मान नहीं हुआ, उससे पूछा नहीं गया, उससे कोई बात नहीं की गई ना। तो वह समाज आज भी पे बैक टू सोसाइटी के लिए तैयार है। वो अपना पैसा देने को तैयार है, अपना समय देने को तैयार है, अपना दिमाग देने को तैयार है ना। थिंक टैंक आज भी बैठा हुआ है, लेकिन उससे काम नहीं लिया गया। तो आज की डेट में जो मैं बता रहा हूँ कि जो चमार बिरादरी है बहुत बारीकी से मूल्यांकन कर रही है कि कौन, लेकिन अब जैसे वो इसलिए आज तक कभी मुंह नहीं खोला था कि उनको आखिरी तक उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, लेकिन अब वो जान गया कि वो 3 से 13% वोट काट करके अब अपने पाले में रखना चाहती हैं, क्योंकि ये वोट जब भाजपा में जाएगा नहीं, क्योंकि कैडराइज वोट है, तो ये कहाँ जाएगा, इंडिया गठबंधन में जाएगा। तो ये वहाँ न चला जाए, इसलिए हमारे पास रह जाएगा तो बीजेपी जीत जाएगी और बदले में क्या होगा, जो संपत्ति है वो बची रह जाएगी। लेकिन एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप 5 साल इंतजार करिएगा, न संपत्ति बचेगी न तो बसपा बचेगी। आपको बता रहे, आप एक कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप है ये, गंभीर आरोप है कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी ने 2 प्रकार के गठबंधन कर रखे हैं। एक तो वो गठबंधन है जो दिख रहा है कि ये दल बीजेपी के साथ है, एक उन दलों से गठबंधन कर रखा है कि जो फ्री छोड़ रखे हैं कि आप लड़िए वोट काटिए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी के गठबंधन में ही है। एक्चुअली क्या है ना, एक राजनीति का पार्ट होता है। देखिए ऐसा होता है, आप सीधे ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हो, वहाँ पता कर लीजिएगा कि जो जीतने वाला होता है ना, मजबूत होता है, वो 4 ठे डमी कैंडिडेट लड़ा देता है, वहाँ से लड़वाएगा कि जहाँ जहाँ से वोट डिवाइड हो जाए तो ये अकेले जीत जाएगा। तो ये प्लानिंग बनाई गई है कि बहन जी को लड़वा दिया जाएगा, बहन जी को हो सकता है सारी सुविधाएं भी दी जाए। हाँ, ये संभव है, बताया आपको, ये संभव है। तो अब ये कह रहे हैं आरपी सिंह साहब के बहुजन समाज पार्टी जो एक बड़ा राजनीतिक दल था, राष्ट्रीय पार्टी थी, अब वो एक वोट कटवा की स्थिति में जो है वो हैग हो गई है। सर क्या कहेंगे बोस साहब की बात पे, कितना समर्थन करेंगे? मैं आरपी सिंह सर के पूरी बात का 100% समर्थन करता हूँ, क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो मायावती का भूमिका दिख रहा है वो भूमिका 100% परोक्ष रूप से बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए है। यदि वो बीजेपी के विरोध में होती तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर होती, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। सारे प्रत्याशी उन्होंने लगभग उतार दिए हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी पार्टी और प्रॉपर्टी जिंदा रहे, बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं। हमारे साथ एक मेहमान और हैं, लेकिन फिर एक सवाल आपसे ले लेता हूँ। सर यही आता है कि क्या प्रॉपर्टी इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, जो कांसीराम साहब नौकरी छोड़ करके चले आए, सब कुछ मतलब त्याग दिया, घर त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, उनका कैडर या उनकी जो शिष्या है वो इतनी कमज़ोर कैसे होगी मायावती के, वो सिर्फ संपत्ति को बचाने में लग रही है, देश में जो समाज है वो दिखाई नहीं दे रहा है? बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री होने के बाद इन्होंने ऐसा काम किया कि अपने हित का काम किया। इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री होने के बाद हित का काम किया, और धीरे धीरे मानवर कांसीराम जी की बनाई हुई पूंजी को धीरे धीरे इन्होंने समाप्त किया, जिसके कारण आज की स्थिति में ऐसा हो गया है
कि हर कैडर हर चीज़ इनको छोड़ता जा रहा है। इनके पास केवल प्रॉपर्टी बची हुई है और इनका एक लोभ बचा हुआ है। इससे इनका मोह कभी भंग नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से न इनका ग्राफ बढ़ रहा है, न जनता बढ़ रही है, न इनके पास कोई राजनीतिक नेता बढ़ रहे हैं और न पार्टी का सहयोग हो रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं कि पैसा जो है जी वो मैन घूम फिर करके पैसा और परिवार यहीं आकर के कहानी रुकती है। हाँ जी, ये कहा करते थे कि मैं परिवारवाद नहीं हूँ। परिवारवाद अगर न होती तो हजारों करोड़ों रुपये जो इनका जो है पार्टी फंड का पैसा है, आनंद को देने के लिए श्रेय था कि आनंद को अगर अपनी पार्टी का मेन बना दूंगा तो जो मेरे न रहने पर सारे पैसे का उत्तरदायित्व आनंद जी को जाएगा। आनंद जी को जाएगा। आरबी सिंह साहब, एक सवाल आपसे लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ये है कि अक्सर जब से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया है तब से ज़्यादा लोगों में नाराज़गी है। पुराने जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो तमाम लोग छोड़ करके चले गए। अब आपको लगता है कि उनकी नाराज़गी जो वर्कर में है वो जायज़ है, क्योंकि काशीराम के परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में, बसपा की राजनीति में सक्रिय नहीं है? एक्चुअली क्या है, देखिए, कांशीराम साहब जो है वो ये कहा करते थे, हम लोग बड़े कैडर में नज़दीकी हुआ करते कि, इसलिए मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ क्योंकि आप काशीराम साहब के नज़दीक रहे। तो वो ये कहते थे कि देखिए, निजी लाभ के लिए कोई भी हमारे मिशन में न शामिल हो जाए। वो ये एकदम ओपन बताते थे कि निजी लाभ के लिए कोई भी हमारे मिशन में ना आवे। तो उन्होंने ऐसा कैडर तैयार किया, लाखों की संख्या में कैडर तैयार किया कि उसमें 3 पार्ट थे। एक तो बाम सेब के लोग थे जो इन्होंने धन दिया, दिमाग दिया, समय दिया ना, बेन तो वही थे, तो वो तो नौकरी में थे, वो बच गए। दूसरा जो था वो DS4 के लोग थे, वो बेरोजगार लोग थे, वो साइकिल में झंडा बांध बांध के लेकर के चलते थे। और एक ही आदमी मजदूरी करता है और वही आ गया साइकिल में झंडा बांध के लेकर चलने लगा। वो समझिए ना उसके बच्चे पढ़ पाए, वो कफन के लिए मरते समय तरसा है, ये समझ लीजिए, आप समझ लीजिए। तीसरा जो कैडर था वो जागृति जत्था वालों का था, जो गा गा के मतलब लोकगीत के माध्यम से समाज को जगाया, बहुजन नायकों का बहुत प्रभावी विधा थी। तो ये सारे लोग जो थे पे बैक टू सोसाइटी की तरह काम करते थे, सबकी एक श्रद्धा थी। लेकिन आज की डेट में यही नाराजगी है सबकी कि भाई आप जो है वो मिशन कहाँ चला गया, वो कैडर कहाँ चला गया, और सारी चीज़ें ले आकर के समेट दिया गया ना, और समाज ऐसे चौराहे पे खड़ा हो गया है कि आपके लिए बदनाम हुआ। 10-10 रुपया बताएं चंदा जुटाया जाता था, वो चंदा जुटा करके लोग मतलब किस तरीके से नंगे पांव दौड़ते थे मिशन के लिए ना। अब वो चला गया किस तरीके से, वो सारी बातें ठीक थी, चलिए वो पार्टी का हार जीत होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि जहाँ संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ खतरे में पड़ गया है, जहाँ सारी चीजें ब्राह्मणवाद लागू होना है, तो सबसे ज्यादा तो लात कौन खाया, चमारे खाया है ना, बताइए, आप किताबें पढ़ लीजिए। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो 2500 साल से लात खाया वो चमार खाया है। और सबसे ज्यादा आज भी जो है कोई गाली देता है, कोई गालियां बनी है तो कहते हैं अरे भाई यहाँ चोरी चमारी नहीं होती है, हैं? कोई गाली किसी को देता चमारिया कहीं का, तो उसके दिमाग में नाच रहा है कि तुम कहाँ समाज को लेकर चली गई आप, हैं? कि वो फिर से मनुस्मृति लागू होनी जा रही है, फिर भी कह रहे हो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे बीजेपी को जिताने के लिए। ये सारी एक मेहमान और हैं, मैं उधर ही आ जाता हूँ। और सर थोड़ा परिचय के साथ बताइए हमारे दर्शकों को, क्या नाम है और कहाँ, जिला कौन सा है अपना? सर मेरा तो नाम है KDN राम और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं एक बात बता दूं अभी आपको रोक करके कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये ना समझा जाए कि ये ऐसे ही हैं, ये ज़्यादातर रिटायर्ड अधिकारी हैं और बामसेब के लोग हैं जो काशीराम साहब के साथ जिन लोगों ने काम किया है, जो बसपा की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, समाज के दुख दर्द को बेहतर तरीके से समझते हैं, और ये गांव देहात से निकल करके अब लखनऊ में रहते हैं। तो इसलिए मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इनको कहीं से लेकर के आया हूँ, मैं इनसे बुलवा रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिनको सारी जानकारी ऑलरेडी है। जी हाँ, अब बात अपनी जारी करिए। तो मैं रहने वाला गाजीपुर का हूँ। और साहब जो आपने अभी बात कही है कि जो हम लोगों की जो परिचर्चा हो रही है, मैं अपना व्यक्तिगत जो है कि अपना विचार बता रहा हूँ कि जो हमारे समाज के लोग हैं, वो बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी हैं तो हम लोगों की स्थिति भी काफ़ी मजबूत भी हुई है, और हम लोग आज जो इतना बोल रहे हैं तो बेस हम लोगों का वो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बसपा ने इस लायक तो बनाया है। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है
कि हम लोगों की जो इतनी जो आवाज़ है, जैसे बोल 85, तो तभी हम लोग इतना बोल भी पा रहे हैं, नहीं तो है ना बोल नहीं पाते थे। अब रही बात ये कि हम लोग इसलिए बोल पाए कि भाई हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई भी की, उसके बाद में उस बल पे नौकरी भी पाए। तो जब आर्थिक रूप से आदमी जब मजबूत हो जाता है तो बोलने लगता है। जब उसके पास विचार होता है, जब उसके पास पैसा होता है, संसाधन होते हैं, तो वो टकराने की स्थिति में होता है, बोलने की स्थिति में होता है। तो सवाल यहाँ पर ये निकल करके आता है, जो लास्ट में मैं आपसे यही पूछूंगा कि ऐसे में जब बहन जी एक तरीके से, आप तमाम लोगों की बात से ये एक चीज़ स्पष्ट हुई कि बहन जी एक तरीके से सरेंडर कर चुकी हैं अपने आप को, और ऐसे में समाज को क्या चाहिए? समाज अभी भी बहन जी से उम्मीद लगाए, अभी भी बसपा को वोट करे, या फिर कोई विकल्प है? बीजेपी को रोकने के लिए क्या करे समाज? सर, बहन जी ने जो कार्य पहले किया था, मान्यवर कांशीराम साहब का जो निर्देशन था, उस समय तो काम बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद में जो है कि बहन जी जो हैं, जो उनको अपने हिसाब से समझ में आया, या उनके इर्द गिर्द रहते थे, श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी रहते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहते थे, अन्य लोग जो थे, एक नाम और भी आता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। तो साहब ये होता था कि जो वर्ग के हमारे लोग जाते थे तो बहन जी से तो मुलाकात होती नहीं थी। ये लोग कहते थे कि भाई आप जो हैं कि आप सीधे बहन जी से मिलिए, और बहन जी से मुलाकात हो नहीं पाती थी, इसलिए लोग क्या करते थे कि वापस चले आते थे। और ये होता था कि भाई हम लोगों की तो कोई बात सुन नहीं रहा है, और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जो हमारे जो वर्ग के जो अधिकारी थे वो प्रताड़ित भी हुए, और अपनी बात जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। मतलब बहन जी से सीधा मुलाकात ना हो पाना, ये भी नुकसान रहा। जी हाँ, चूँकि हमारी बात वहाँ तक कोई पहुँचाने वाला ही नहीं था। जो जैसे मान लीजिए कि जिलाध्यक्ष हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, ये जो हैं कि केवल अपनी चापलूसी में लगे रहते थे, वास्तविकता से बहन जी को अवगत नहीं कराते थे। वास्तविकता से बहन जी को अवगत नहीं कराते थे। मैं फिर आरवी सिंह साहब से लास्ट में एक दो सवाल लूँगा, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, मैं थोड़ा उधर चला जाता हूँ। सिंह साहब, अंत में हम इस बातचीत को कंप्लीट करें, फिर यही आपके आवाज़ पे हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं इसमें निकल करके यही आता है कि क्या करे समाज। जो आपने कहा कि कांग्रेस को वोट करे या जो बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट करे, फिर लोग कहेंगे कि गद्दार हो गए हैं, ये तो कांग्रेस को वोट डलवा रहे हैं, तो समाज गाली भी खाएगा। फिर कैसे? आपको तो गाली मिलेंगी पक्का इस इंटरव्यू के बाद में। नहीं नहीं, ऐसा है साहब, ये पिछले 7-8 महीना से जो सीन बदला है, हम 1 साल से करीब हम लोग बोल रहे हैं इस मुद्दे पे, लेकिन मुझे पता था कि बहन जी गठबंधन में नहीं आएगी। ये बात मैं हर इंटरव्यू में बोला, ये मुझे पता था कि वो आएगी नहीं। अब चक्कर ये है कि अब समाज जो पहले इंटरव्यू में गाली देता था, तो धीरे धीरे गालियां कम होते होते अब करीब करीब 10% रह गया। आप ये कह रहे हैं कि जो पहले 100% लोग गाली देते थे, अब वो 10% रह गए। 90% अब जान गए। हाँ। क्योंकि इधर जो सीन चेंज हुआ है, हाँ। जो बहन जी ने धोखे में रखा बहुजन समाज को, हाँ। जो 20 साल पुरानी घटना से लेकर आज तक मैं रूपरेखा खींचता हूँ, ये पूरे बहुजन समाज के साथ धोखा है, ये कांशीराम साहब के आंदोलन के साथ धोखा है, और समाज को अब थोड़ा सा एक किरण जगी है। जो राहुल गांधी जी ने कांशीराम साहब की भाषा बोलना शुरू किया है। हाँ, ये बड़ी बात है। जातिगत जनगणना, हिस्सेदारी, भागीदारी, पूछ लेना भाई ओबीसी हो तुम इतने % हो, 85% की बात करना, तो ये कांशीराम का जो लोगो था। तो कांशीराम साहब की जो भाषा जब राहुल गांधी बोलने लगे हैं, और इधर बहन जी की तरफ से जो डाउनफॉल आया है, और धीरे धीरे चीज़ों को चमार बिरादरी समझने लगा है। हम बार बार चमार बिरादरी इसलिए कह रहे हैं कि वही बिरादरी खाली बची ही है, समझ गए, और आखिरी दम तक वो उसको धोखा में रखा गया। अभी देखिए एक धोखा और चल रहा है, एक चीज़ और बता दें, अभी उधर से तमाम मीडिया के लोग, भाई बीजेपी माइंडेड जो मीडिया है, वो यही कहेगा कि बहन जी प्रधानमंत्री बनने वाली है, हाँ 25-30 सीट जीत रही हैं, इसलिए कि इनका वोट कहीं जो है कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन में न चला जाए। लेकिन और अब ये अफवाह ये फैलाई जा रही है कि नहीं नहीं ऐसा है ना, बहन जी ने कह दिया है कि जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन मजबूत होगा वहाँ बसपा के लोग उसको सपोर्ट करेंगे। आखिरी दम तक धोखे में रखा जाएगा, आपको बता रहा हूँ। कुछ अभी कहा जाएगा कि नहीं जीतने के बाद बहन जी आने वाली है, हाँ, ताकि सारा खेल ये है कि अपने वोटों को धोखे में रखना, कि
कि हमारा वोट जो है हमारे पास पड़ जाए। नहीं, बसपा के लोग सिंह साहब ये भी कहते हैं कि हम ही ने ठेका थोड़ी नहीं रखा सबको प्रधानमंत्री बनाने का, कांग्रेस को और बीजेपी को। कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते, तो कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि हम मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा एक बात बताइए कि 272 सांसद चाहिए, क्यों गठबंधन में आते, अरे भाई 25-30 सीट पे लड़ते तो 10, 15, 20 तो जीत ही सकते थे, माहौल अच्छा बन गया है ना। तो ये होता है कि चलो ठीक है, हम लोग भी कहते हैं कि साहब ऐसा कुछ ना करिए तो रोटेशन में ही प्रधानमंत्री बना दीजिए, क्यों साल साल भर के लिए रख लीजिए, क्यों। हाँ, मतलब जो एक दलित समाज की अपनी काफी लंबे समय से एक इच्छा है कि यार हमारा प्रधानमंत्री हो, तो मायावती को बना सकते थे। एकदम एकदम, हम लोग सब लोग कहते हैं, पूरा देश कहता है कि भाई ऐसा करो कि बहन जी दलितों की, जी जी जी, तो 1 साल के लिए बना दीजिए, बाकी 4 साल आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। नहीं, जब मनमोहन सिंह को बना सकते हो दो बार, तो फिर बहनजो क्यों नहीं बना सकते। लेकिन देखिए लॉजिक ये है कि जब आपकी एक भी सीट जीतने की संभावना नहीं है तो केवल जाति के आधार पर प्रधानमंत्री बना दिया जाए कि मैं चमार हूं इसीलिए हमको प्रधानमंत्री बनाओ। 27 पार्टियां वहां शामिल हैं और जान जोखिम में डाल करके लोग जेल भेजे जा रहे हैं, छापा पड़ रहा है, क्यों। आप तो धन बचा के घर में बैठे हुए, क्यों। तो आप लड़ाई में आते ना, लड़ाई में आते जो रिजल्ट होता देखा जाता, क्यों। तो रिजल्ट देखा जाता। आज बहन जी बता रहा हूं ना कि हम लोग भले ही कांग्रेस की बात कर रहे हैं, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, कांग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। आज बहन जी को कोई जेल में डाल देता ना, पूरा दलित समाज सड़कों पर होता, आपको बता रहा हूँ। और चाहे किसी पार्टी का होता ना, हम लोग कांग्रेस की समर्थन की बात नहीं करते, कहते कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ, क्योंकि हमारी तो बिल्कुल ये तो देखा गया है कि जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस खत्म कर दी, जिस आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस खत्म कर दी, आज जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल गए तो राहुल गांधी उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। जी जी जी। तो ये जो है, जैसे आप लड़ाई में तो आइए भाई, कि लड़ाई में आई नहीं रही, अकल प्रधानमंत्री बना दो। एक सवाल और ले लेते हैं। इस सवाल ये है कि कांग्रेस के वर्तमान जो सबसे बड़े तो नेता राहुल गांधी जो है, वो जिस भाषा को आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काशीराम साहब वाली भाषा है, तो कांग्रेस को इस भाषा को अपनाने में या इसको समझने में इतना वक्त कैसे लग गया। एक्चुअली देखिए ऐसा हो कि अभी क्या है ना, जब से खरगे साहब आए हैं, खरगे साहब आए हैं, खरगे साहब बौद्धिस्ट है और बहुत ज्ञानी आदमी है, और कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उनकी गाइडलाइन में पहले उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप पहले यात्रा करिए, पहले पूरे देश की कल्चर को समझिए, गरीबी अमीरी को समझिए, वहाँ पे धूप और गर्मी कहाँ कहाँ कैसी होती है उसको समझिए। तो उन्होंने 2 यात्राएं की है, 4000 किलोमीटर और 4500 किलोमीटर। तो 2 जो 4000 और 6500 किलोमीटर की यात्रा हुई है, उससे पूरे देश को उन्होंने समझा है। तो जो बातों में आ रही है वो गाइडलाइन कौन कर रहा है। ये जो एजेंडा आपका सोच रहे हैं कि जो एजेंडा ऐसे जो कांग्रेस ने दिया है मैनिफेस्टो में, वो साधारण मैनिफेस्टो नहीं है कि मैं जाति जनगणना कराऊंगा। राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जो टॉप क्लास का लीडरशिप है ना कांग्रेस का, वो एकदम क्लियर है, कंसेप्ट है। लेकिन दूसरे ग्रेड का लीडरशिप अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आपके। जो कांग्रेस में भी एक धड़ा ऐसा है जिनका आधा परिवार बीजेपी में और आधा कांग्रेस में है, और वो इस जाति का जनगणना को या जो राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, मतलब मैंने देखा है कि उनका प्रवक्ता, कांग्रेस का जो प्रवक्ता है, राहुल गांधी की भाषा को टीवी पर नहीं बोल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं मतभेद अभी कांग्रेस में चल रहा है। नहीं, वो देखिए ऐसा है कि हुआ क्या है कि कांग्रेस में क्या था, करीब करीब जैसे 543 सांसद की सीट है ना, 543 है, ऐसे कुछ है ना, 545। और करीब करीब उतना ही राजा हुआ करते थे देश के अंदर। तो जैसे देश आज़ाद हुआ तो ये राजा ही सांसद बन गए ना, और मंत्री बने, सरकार चलाए। तो इनके दिमाग में है कि जो शेड्यूल कास्ट है, जो पिछड़ा है, जो ये तो हमारे बाबा खेरवाही करता था आज की डेट में ना, हमारे खेत में काम करता था। तो ये अब हमारी बराबरी में बैठेगा, अब इसको हम टिकट देंगे, सांसद विधायक बनेगा। तो इसके उनके दिमाग में था कि ये हम ही लोगों को खाली वोटें देना है, इनको वोटर बना रहे। लेकिन परिस्थितियां बदल गई है। इसको खरगे साहब के गाइडलाइन में पूरा कैडर ले लिया है राहुल गांधी जी ने। तो अब वो लोग छांटे जा रहे हैं, बता रहा हूँ। जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो जाति जनगणना को नीचे तक नहीं लाएगा, संगठन में पद नहीं होगा, टिकटों का बंटवारा नहीं होगा, तो ये सब भगाए जाएंगे। आपको बता रहा हूँ, दूसरे ग्रेड का लीडरशिप जो है ना, वो सब फिल्टर होगा, नीचे जिला अध्यक्ष तक सारी बातें आएगी। बताया, अब आना शुरू हो गया। तो
ये तमाम हमारे आज के मेहमान थे, और हालांकि हम भी इनके मेहमान हैं क्योंकि इनके आवास पर हैं और हम दिल्ली से चल करके आए हैं। और बड़ी बात यह है, मैं इस पूरी बातचीत को कंप्लीट करूं, लेकिन एक बात मैं यहाँ बता दूं कि घर से बाहर जब आदमी कोई भी निकलता है, अगर बुद्ध सिद्धार्थ घर से बाहर निकले तो बुद्ध हुए, वर्धमान घर से बाहर निकले तो महावीर हुए, गांधी ने यात्राएं की तो फिर वो राष्ट्रपिता उनको आज कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर इस देश के अंदर बड़े आंदोलन किए, चाहे पानी का आंदोलन हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे मंदिर का के लिए पद यात्रा हो, तो फिर बाबा साहब हुए। कांसीराम साहब ने साइकिल यात्रा की तो साहब हुए, और बहन जी ने भी उस समय मंडल कमंडल के लिए लोगों ने, अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो फिर वो सरकार चला रहे हैं। और राहुल गांधी निकले तो फिर शायद कुछ बदलाव होगा, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तो फिर कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, और जब जो चीज़ समझ में आती है प्रैक्टिकल होने के बाद में फिर वो आदमी लागू करने की कोशिश जो है वो करता है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने इन तमाम मेहमानों से बात इसलिए की ताकि ये पता चल सके कि उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या है, और उत्तर प्रदेश का जो दलित, और दलित में भी खास तौर से जाटव चमार है, क्या वो हाथी की सवारी करेगा या फिर वो उसको वोट करेगा जो संविधान को, जमहूरियत को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी को बचाने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए इस देश में काम कर रहे हैं। धन्यवाद।